नमस्कार दोस्तों, माझी से एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो अपन ने सुपरपोजिशन में पहला यानी कि व्यतिकरण वो पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं विस्पंद। क्या पढ़ना है? विस्पंद। तो विस्पंद और व्यतिकरण में अंतर सिर्फ ये रहता है कि भाई दोनों तरंग के डायरेक्शन तो सेम रहती है, लेकिन आवर्ती भी लगभग बराबर होती है, यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होती। व्यतिकरण में क्या होता है, पूरी सेम होती है। ठीक है, तो देखो विस्पंद क्या होगा, जब दो लगभग समान आवर्ती, लगभग समान आवर्ती यानी कि समान नहीं है, लगभग समान, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल आसपास, ठीक है, कि ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती है। तो क्या होता है कि अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता समय के साथ बदलते रहते हैं। चूंकि अब आवर्ती सेम नहीं है, आवर्ती सेम नहीं तो जो फॉर्मूला बनेगा वो व्यतिकरण जैसा नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि आवर्ती सेम नहीं तो इसलिए आवर्ती की क्या हो रही है, उसमें डिफरेंस आ रहा है, दोनों की आवर्ती के बीच में डिफरेंस आ रहा है। इस कारण क्या होगा, इसके कारण इसकी जो बनेगी नई तरंग बनेगी, उसकी तरंग का जो आयाम है और तीव्रता उनमें समय के साथ परिवर्तन होगा। यानी कि तीव्रता एक बार मतलब समय के साथ परिवर्तन होगा, यानी कि एक बार ज़्यादा एक बार कम, एक बार ज़्यादा एक बार कम, ठीक है। यानी कि एक दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता समय के साथ बदलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एक ही स्थान पर ध्वनि की तीव्रता में नियत समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को विस्पंद कहते हैं। अब क्या होगा, इसका के कारण एक ही स्थान पर क्या होगा, एक ही स्थान पर, समझ गए, एक ही स्थान पर, एक ही बिंदु पर, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता में नियत समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को विस्पंद कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होगा, वो ध्वनि मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, मतलब एक फिक्स टाइम के अनुसार बदलती रहेगी ध्वनि, ठीक है, उस पॉइंट पर। तो समय के अनुसार उस तीव्रता में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अब एक बात आती है एक विस्पंद, अब एक चीज़ आती है एक विस्पंद। ठीक है, एक विस्पंद कहते हैं प्रथम तीव्र ध्वनि से द्वितीय तीव्र ध्वनि के अंतर को एक विस्पंद कहते हैं। समझ गए, जैसे कि मतलब एक तीव्र साउंड आएगा, बहुत तेज आएगा, ठीक है, फिर वो बिल्कुल लो हो गया तो वो तो अपने को कान में सुनाई देगा नहीं, अपने को दूसरा पीछे तेज साउंड आएगा वो सुनाई देगा। तो इस पहले तेज साउंड और दूसरे तेज साउंड के अंतर को कहते हैं एक विस्पंद। समझ गए कि भाई हाँ, यहाँ से यहाँ तक वो एक विस्पंद हो गया। समझ गए, तो प्रथम तीव्र ध्वनि से द्वितीय तीव्र ध्वनि के अंतर को बोलते हैं एक विस्पंद। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक ही जगह पर समय के साथ जो तीव्रता है उसमें उतार चढ़ाव होगा। एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर समय के साथ तीव्रता में उतार चढ़ाव होगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, विस्पंद बोलते हैं। तो और जो प्रथम तीव्र ध्वनि और द्वितीय तीव्र ध्वनि के अंतर को बोलते हैं एक विस्पंद। अब देखो विस्पंद की जब बात करते हैं तो आता है एक सवरित्र। सवरित्र जैसे कि आपने शायद देखा होगा लैब में वगैरह, ठीक है, आपने कि लैब में प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे, तो एक ऐसा होता है, मतलब ऐसे मतलब किसी पे बॉल पे वगैरह मार के, ऐसे किसी गेंद पे वगैरह मार के टन, अपन वो पास में लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे 12th में, ऐसे बिल्कुल लगा, मतलब ऐसे उसकी आवर्ती उससे मैच करवाते हैं, वो चीज़ आपने की होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि विस्पंद की आवर्ती दो सवरित्र, जब भी विस्पंद की बात आती है तो अपन एक्सपेरिमेंट के लिए क्या काम लेते हैं लैब में, सवरित्र, या फिर जो दो तरंग जो आपतित हो रही है उनकी आवर्ती क्या है, N1 और N2, मैंने माना, ये मान लिया, ठीक है, या तो दो सवरित्र, भाई सवरित्र क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, ध्वनि तरंग उत्पन्न करेगा, जिसका सवरित्र का काम क्या है, ध्वनि तरंग उत्पन्न करना। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो विस्पंद की आवर्ती दो सवरित्रों या तरंगों की आवर्ती N1 व N2 के अंतर के बराबर होती है। यानी कि एक तरंग की आवर्ती N1 है, दूसरे की N2 है, तो विस्पंद की आवर्ती क्या होगी, N बराबर N1 माइनस N2। ठीक है, अब जहाँ पर अपन N1 क्या लेंगे, N2 से बढ़ा लेंगे, यानी कि भाई जो अंतर है वो अपना पॉजिटिव आना चाहिए। आवर्ती भी कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए अपना अंतर पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए अपन क्या लगे, सबसे बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे, मतलब N1 माइनस N2, यानी कि N1 बड़ा होना चाहिए N2 से। ठीक है, अब होता है एक होता है विस्पंद का आवर्तकाल। विस्पंद का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल आता है 1/N1 माइनस N2। आवर्तकाल क्या होगा, आवर्ती दो नोमरिकल, जो मोस्टली इससे नोमरिकल है वो इसी टाइप के बनते हैं। ठीक है, पहला क्या, दो ध्वनि स्रोतों की आवर्तियाँ 512 हर्ट्ज और 516 हर्ट्ज है, दो कर्मागत यानी कि सीक्वेंस, मतलब एक विस्पंद दूसरा विस्पंद। ठीक है, मैंने बताया कि भाई इन दोनों की जो अंतर है उसको बोलते हैं एक विस्पंद, पूरा एक विस्पंद का समय अंतराल। ठीक है, ये हो जाता है, यहाँ से यहाँ लगाकर तो पूरा एक विस्पंद अपन मानते हैं कि भाई इतना एक विस्पंद का क्या है, टाइम पीरियड है।
तो ये बोल रहा है कि भाई विस्पंदों के बीच का समय अंतराल ज्ञात करो, समय अंतराल ज्ञात करना है। तो आपको पता है समय अंतराल ज्ञात करने क्या करोगे, आप निकालोगे आवृत्ति, आवृत्ति क्या करोगे यानी कि n बराबर क्या होगा n1 माइनस n2, n1 माइनस n2, ठीक है। तो मैंने बताया n1 कौन सा लेना है, बड़ा वाला 516 माइनस 512, n कितना आया 4 हर्ट्ज आया। अब समय अंतराल निकाला t बराबर 1/4 यानी कि 0.25 सेकेंड। बस बात खत्म। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। एक थोड़ा सा क्या करते हैं क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई दो ध्वनि सवरित्रों की आवृत्ति 512 हर्ट्ज 516 हर्ट्ज से यदि किसी एक सवरित्र को मॉम लगा दिया जाए, किसी एक सवरित्र को मॉम लगा दिया जाए तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, किसी एक सवरित्र को मॉम लगा दिया जाए तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। अब देखो एक सिंपल सा फैक्ट ये है कि भाई सवरित्र है ना, सवरित्र को मॉम लगाने से उसकी आवृत्ति क्या होती है, घटती है, उसकी आवृत्ति घटती है। समझ गए, बस सिंपल सा फैक्ट ये है, सवरित्र को मोम लगाने से उसकी आवृत्ति घटती है। बस ये याद रख लो, ये याद रख लो। यानी कि जब भी आप मोम लगाओगे तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो सवरित्र की नेचुरल आवृत्ति है वैसे टन बजाते जो आवृत्ति उत्पन्न होती है ना, अगर वही आप मोम लगा के फिर करोगे टन, तो फिर वो आवृत्ति घट जाती है, वो सेम आवृत्ति नहीं मिलती। तो सवरित्र को मोम लगाने से उसकी आवृत्ति घट जाती है, उसकी आवृत्ति घट जाती है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि कह रहा है कि भाई किसी एक को मोम लगा दिया जाए, किसी एक को मोम लगा दिया जाए। तो मैंने माना कि भाई इसको मोम लगाया, ये मैंने माना ए है, ये वाला सवरित्र बी है। तो ए को मोम लगाया, ए को मोम लगाया, ए को मोम लगाने पर यदि ए को मोम लगाओगे तो क्या होगा, इसकी आवृत्ति डिक्रीज हो जाएगी, मतलब 512 से कम, 512 से कम, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे अंतर, जब आवृत्ति निकालोगे n, तो 516 माइनस 512 से कम यानी कि क्या होगा, ये 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा जो आवृत्ति है वो 4 से क्या होगी, ज़्यादा। और यहाँ से अगर आवर्तकाल देखोगे, आवर्तकाल तो 4 से ज़्यादा से भाग दोगे तो 0.25 से क्या आएगा, कम, 0.25 से कम। समझ गए, ये आएगा कि भाई 4 से ज़्यादा से भाग दो तो ये क्या आएगा, 0.25 से कम। समझ गए। अब ऐसे कैसे मान लो कि अगर मैंने बी को मोम लगा दिया, माना बी को मोम लगा दिया, बी को मोम लगाओगे तो क्या होगा, इसकी आवृत्ति घट जाएगी, यानी कि 516 से कम, 516 से कम। अब जो विस्पंद की आवृत्ति निकालोगे तो 516 से कम माइनस 512, तो 516 से कम माइनस 512, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 से कम, ये क्या हो जाएगा, 4 से कम, ठीक है। तो जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, 0.25 से ज़्यादा, 0.25 से ज़्यादा, क्योंकि 4 का भाग दोगे तो आगे 0.25 और 4 से कम का भाग दोगे तो 0.25 से ज़्यादा। समझ गए। तो ये चीज़ होने वाली है, बस अंतर ये फर्क पड़ने वाला है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं होगा। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। वैसे समझने को तो बहुत सारी चीज़ें है, पूरा चैप्टर में भी बहुत सारी चीज़ें समझने को है, मैं समझा भी सकता हूँ, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो अपने को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी है उस पर अपन फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये देख लो, समझ गए। तो विस्पंद में इसी प्रकार का 2 आवृत्तियों का, अगर आवृत्ति दी हुई है तो दोनों का अंतर n1 माइनस n2 वो तो हो जाएगी विस्पंद की आवृत्ति, और उसका उल्टा करोगे 1/4 तो वो होगा आवर्तकाल। और मोम लगाने से क्या होता है, आवृत्ति घट जाती है। तो ए को मोम लगाने पर क्या होगा भाई, आवृत्ति 512 थी तो अब क्या होगा, 512 से होगी कम, तो 516 माइनस 512 से कम, यानी कि जो पहले 4 आ रहा था उसके बदले क्या जाएगा, 4 से ज़्यादा आएगा। तो 4 से ज़्यादा आएगा तो 4 से ज़्यादा का भाग दोगे तो 0.25 से आएगा कम। उसी प्रकार बी के लिए भी, ठीक है। चलिए, तो ये विस्पंद वाला अपने टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। चलिए विस्पंद से संबंधित एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, 2 सितारों की डोरिया, 2 सितारे यानी कि ए एंड बी, 2 सितारे कौन कौन से, ए एंड बी की डोरिया क्या है, 5 हर्ट्ज की डोरिया 5 हर्ट्ज आवृत्ति का विस्पंद उत्पन्न करती है।
दो सितारों की डोरियाँ 5 हर्ट्ज आवृत्ति का विस्पंद उत्पन्न कर, दो सितारों की डोरी यानी कि 2 सितार, उनमें डोरी होती है, टन करके बजाते हैं अपन, ठीक है। तो सितार बी की डोरी के तनाव में वृद्धि, मतलब उसको तार को खींच लिया जाता है अपन, फिर वो क्या जो बजाने वाले होते हैं वो कि तार को खींचते हैं कि खींचने पर उनको साउंड अच्छा आता है, यानी कि वो आवृत्ति बढ़ जाती है। हमेशा जब भी बढ़ता है उसमें तनाव बढ़ता है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। तो बी की डोरी के तनाव में वृद्धि करने पर विस्पंद की आवृत्ति घटकर कितनी हो जाती है? 3 हर्ट्ज हो जाती है। यदि ए की आवृत्ति 427 हर्ट्ज है तो बी की मूल आवृत्ति ज्ञात करो। ये बोला भाई ए की आवृत्ति 427 हर्ट्ज है तो बी की मूल आवृत्ति ज्ञात करो, ठीक है। तो अब देखो जो पहले अपने को पहली स्थिति में क्या मिल रहा था अपने को? पहली स्थिति ध्यान से देखना, पहली स्थिति में आ रहा था भाई अपने को पता है n बराबर क्या होता है? n1 - n2, ठीक है। तो जहाँ पे अपने को n1 क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन अपने को यहाँ पे ये नहीं पता कि आवृत्ति किसकी ज़्यादा है, बी की मूल आवृत्ति ज़्यादा है या फिर ए की ज़्यादा है। ए की इसने दे दी है, कितनी दी है? ए की 427 दी है, लेकिन तो बी की नहीं पता ना, बी की जब तक नहीं पता तब तो कैसे बताओगे ए की ज़्यादा है बी की ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर आप क्या लगोगे कि भाई ये 5 आया है तो 5 दो केस से आ सकता है, या तो NA - NB ऐसे आ सकता है, या फिर 5 कैसे आ सकता है? NB - NA, क्योंकि अपने को नहीं पता ना ज़्यादा कौन है, अपने को नहीं पता कि ज़्यादा कौन है, ठीक है। लेकिन आगे वाले केस से बस समझ जाएंगे कि ज़्यादा कौन है, ठीक है। देखो तो अब क्या कह रहा है कि सितार बी की डोरी के तनाव में वृद्धि करने पर विस्पंद की आवृत्ति घटकर 3 हर्ट्ज हो जाती है। तो देखो बी के तनाव में वृद्धि करने पर इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। जब तार को खींचते हैं ना तनाव तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तभी तो आपने कभी कि गांव में देखा होगा भजन वगैरह होते हैं, वो तार को खींच के ऐसे मतलब वो करते हैं, ठीक, मंदिर में वगैरह देखा होगा ना, ऐसे वो टन टन टन, तो तार को खींचते ऐसे, तार को खींच के फिर बोलो तार लूज होता तो साउंड नहीं आता अच्छा वाला, ठीक है। तो बी के तनाव में वृद्धि करने पर इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, फिर विस्पंद की आवृत्ति घटकर कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। घटकर कितनी रह जाती है? 3 रह जाती है, ठीक है। कि भाई बी की आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बी के तनाव में वृद्धि करने पर इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, यानी कि द्वितीय स्थिति में क्या होगा? द्वितीय स्थिति में NB का मान बढ़ेगा, NB का मान बढ़ेगा। अब देखो, अब ध्यान से देखना, NB का मान तो बढ़ रहा है जबकि अपनी आवृत्ति कितनी हो रही है? घट के 3 हो रही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो आप, नहीं चलिए पहले इसको देख लेते हैं ताकि ये तो क्या आपने सही है। इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है? अब मैंने माना अगर ये स्थिति है कि मैंने माना बी की आवृत्ति ज़्यादा है ए की कम है, तो ये घट के कितना रह जाता है? 3 रह जाता है, ठीक है। और NB - NA, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि देखो बी का मान इसकी आवृत्ति बढ़ रही है, अब NB का मान बढ़ रहा है, भाई NB था अब ये NB डैश हो गया, ठीक है। NB की जगह NB डैश हो गया, तो इसका मतलब क्या? ये NB डैश जो नया द्वितीय स्थिति में है वो तो ज़्यादा होगा NB से, इस पहले वाले से, क्योंकि बी के तनाव में वृद्धि करने में इसकी आवृत्ति बढ़ रही है। तो जब ये बढ़ रहा है तो इसका अंतर तो ज़्यादा आना चाहिए ना 5 से। भाई पहले इनका अंतर 5 आ रहा था, सिंपल सी बात ये है भाई, पहले इनका अंतर कितना आ रहा था? 5 आ रहा था, ठीक है। मैंने माना कि बी की आवृत्ति ज़्यादा है इसकी कम है, पहले इनका अंतर आ रहा था 5। अब कि इसकी आवृत्ति बढ़ रही है यानी कि NB का मान बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि तार को खींच लिया। तो जब NB बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये अंतर भी तो बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा? आपने अंतर कम हो रहा है, विस्पंद की आवृत्ति घट के 3 रह रही है, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉसिबल कौन सा होगा? ये होगा। समझ गए कि जब ये बढ़ेगा तो पूरा अंतर घटेगा, तभी 3 रह रहा, तो यानी कि सही स्थिति क्या है? ये है 5 = NA - NB, ये अपनी सही स्थिति है।
समझ गए। तो अब अपने को क्या एन दिया हुआ है, एन कितना 427 माइनस एन बी, तो एन बी बराबर आ जाएगा 427 माइनस 5 422 हर्ट्ज। समझ गए। तो अपने को सिर्फ यही नहीं पता था कौन सा ज़्यादा है, किसकी आवृत्ति ज़्यादा है किसकी कम है। समझ गए, क्योंकि अपने को पता है ये अंतर क्या होता है, ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा माइनस कम। लेकिन अपने को इस सवाल से ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि किसका ज़्यादा किसका कम है। तो उसका पता किया कैसे, ये अपन ने 2 मान लिया कि ये और ये, तो अब चूँकि बढ़ जाती है तो ये यहाँ पे बढ़ेगा, तो ये अंतर तो बढ़ना चाहिए। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। सही कंडीशन क्या होगी, ये होगी। और इसके अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। अगर मैं पहले से सवाल में बोल देता कि बी की आवृत्ति या फिर ए की आवृत्ति ज़्यादा है, तो इतना कुछ करने का काम ही नहीं था, सीधे ही लिख लेते। अगर मैं बोलता कि भाई ए की आवृत्ति 20 ज़्यादा है, तो बस सीधी सी बात है, मान रख दो, माना जाएगा, इतना कुछ करने का काम ही नहीं पड़ता। लेकिन वो बोला ही नहीं, तो उसका पता करने के लिए ही इतना सब कुछ अपने को करना पड़ा। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब पढ़ते हैं नया टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लिसाजू आकृतियाँ। लिसाजू आकृति ये भी क्या है, एक टाइप से एक अध्यारोपण के सिद्धांत पे ही काम करता है, सुपरपोजिशन के सिद्धांत पे ही काम करता है। इससे कोई इतने सवाल बनते नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह कुछ बनते नहीं है। एक चीज़ पूछ लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली, ठीक है, वो मैं बताऊँगा। बाकी कभी कभार ठीक है, मान लो कोई पूछ ले, ये भी पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज़ ये मोस्टली पूछ लेते हैं। चलिए क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, जब किसी कण पर एक ही समय पर 2 लंबवत सरल आवर्त गतियाँ अध्यारोपित होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों सरल आवर्त गतियाँ एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। जब किसी कण पर एक ही समय पर 2 लंबवत सरल आवर्त गतियाँ अध्यारोपित होती है, तो परिणामी विस्थापन सदिश, यानी कि जब दोनों जो y1 और y1 दोनों का जो विस्थापन सदिश होता है y1 प्लस y2, इस वो y क्या करेगा, अलग अलग पथ को फॉलो करेगा, अलग अलग पथ को फॉलो करेगा, यानी कि अलग अलग आकृति का निर्माण करता है। ये y क्या करता है, एक बार सरल रेखा के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एक बार एक वृत्त के अनुसार चेंज होता है, एक बार एक दीर्घवृत्त के अनुसार चेंज होता है, अपना मतलब पैटर्न चेंज करता रहता है। ठीक है, ये जो परिणामी विस्थापन सदिश है y, ये क्या अलग अलग टाइप के वक्र बनाता है। समझ गए, अलग अलग टाइप के पथ को फॉलो करता है, यानी कि उसके अनुसार उसका आयाम वगैरह बदलते रहते हैं। तो ये होता है। तो अब देखो, इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है कि भाई ये डिपेंड करेगा 2 तरंगों के कलांतर में। तो जब 2 तरंगों के बीच कलांतर जब या 0 या 180 हो, जो दोनों तरंगे जिनका अध्यारोपण हो रहा है एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, जब अध्यारोपण कब हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, तो बनेगी लिसाजू की आकृति। ध्यान रखना, एक दूसरे के लंबवत अध्यारोपण होगा तो बनेगी लिसाजू की आकृतियाँ। तो देखो फाई बराबर 0 या 180 इनके बीच में अगर कलांतर हो, तो विस्थापन सदिश से वो क्या करता है, एक सरल रेखा वक्र का निर्माण करता है। विस्थापन सदिश एक सरल रेखा वक्र का निर्माण करता है। ठीक है, यदि अंतर फाई बराबर 90 या 270 हो, 90 या 270 हो, तो वो क्या करता है, सर्किल का निर्माण करता है। तो वो क्या करता है, सर्किल का निर्माण करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई अन्य स्थिति किसी भी स्थिति में दीर्घवृत्त का निर्माण। दीर्घवृत्त में यानी कि मतलब ना तो अंडाकार को बोलते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है, एक त्रिज्या बड़ी एक छोटी है। ठीक है, इस अंडाकार को बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो ये याद रखना मोस्टली 90 पर, यानी कि जब 2 सरल आवर्त गतियाँ एक दूसरे के लंबवत अध्यारोपित होती है, एक दूसरे के लंबवत अध्यारोपित होती है, और यदि दोनों के बीच जो कलांतर है वो 90 डिग्री का हो, तो किसका निर्माण होता है, एक वृत्त का। यानी कि जो विस्थापन सदिश है वो एक वृत्तीय पथ को फॉलो करेगा। एक वृत्त के अकॉर्डिंग, उसके पथ के अकॉर्डिंग उसका आयाम वगैरह चीज़ें बदलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, बाकी लिसाजू की आकृति इतना अपने को पढ़ने का काम नहीं है। ठीक है, ना ही इससे इतना कोई सवाल बनता है, ना ही पूछा गया है, लेकिन बस ये पूछ लेते हैं, फेमस सवाल एक ही बनता है, वर्त। ठीक है, या फिर ये भी याद रखना हो तो याद रख लो, ये भी ठीक है कि भाई फाई बराबर क्या, 0 180 हो तो सरल रेखा, और फाई बराबर 90 या 270 हो तो वर्त, और बाकी स्थिति में दीर्घवृत्त। बस 0 180 सरल रेखा और 90 या 270 वर्त, किसमें, लिसाजू की आकृति में। और लिसाजू की आकृति में दोनों जो तरंग है वो मिलेगी कैसे, लंबवत, एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, चलो, तो ये बस ध्यान रखना।
बाकी यहाँ पे लिसन जो की आकृतियाँ पूरा हो गया। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर तो अभी बाकी है, लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन अपरगामी तरंगे। थैंक यू सो मच।